अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं जनूब मशरक़ी यूरोप के एक अहम मुल्क यूनान में, जिसको ग्रीस कहा जाता है, और दिखाते हैं आपको उसका दारुल हुकूमत एथेंस, जिसको हमारे पाकिस्तानी भाई थीने के नाम से पुकारते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और तारीख़ी शहर है। जिस तरह ग्रीस यूरोप के इंतहाई कोने में वाक़या है, इसी तरह एथेंस भी ग्रीस के इंतहाई कोने में वाक़या है। और इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए यूके से स्पेशल मेरा जिगर, मेरा दोस्त वसीम सरवर आया, और यूनान में हमारा एक मुश्तरका दोस्त असगर बड़ाइच भी हमारा इंतज़ार कर रहा था और हमारी मेज़बानी के लिए बेताब था। तो आए आपको एथेंस से पहला सलाम बोलते हैं। गुड मॉर्निंग जनाब, हम फिर रहे हैं बाजार में। और ये रही एथेंस की वो गलियाँ जिनको देखने और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। नहायत खूबसूरत, नफासत और सफाई से सजी हुई ये गलियाँ, जिनके दोनों तरफ शॉप्स हैं और जिसमें खाने पीने की हैं, क्लोथिंग की हैं, सवेनियर्स हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों के सयाह यहाँ पे आ जा रहे हैं और ये एक मसरूफ़ गली है जिसमें लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं और हमारी तरह विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं। और हम बढ़ रहे हैं ट्राम स्टेशन की तरफ। ट्राम एक बड़ा मशहूर, बड़ा मकबूल ज़रिया है ट्रैवलिंग का एथेंस के अंदर। तो हम ट्राम का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ट्राम स्टेशन है। यहाँ पे ट्राम हर 5 मिनट बाद आती है और आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाती है। दोस्त मेरे साथ हैं और हम बड़े अच्छे और खुशगवार माहौल में एथेंस को एक सनसनी और खुशी से देखने निकले हैं कि देखें कि यूनान का हुस्न, चाहे वो इंसानी है या तामीराती है या लैंडस्केप है, उसको देखने के लिए हम तैयार हैं। वी आर रेडी टू एक्सप्लोर एंड सी द ब्यूटी ऑफ एथेंस। और एक सनसनी, एक थ्रिल है हमारे अंदर इस वक्त, क्योंकि इस मुल्क को मैं पहली दफ़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ट्राम चंद ही लम्हों में आया ही चाहती है और फिर हम ट्राम में सवार हो जाएंगे, बल्कि हो गए हैं। और ये देखें जी, ट्राम के अंदर का मंज़र, लोग खड़े होके बैठ के अपनी सहूलत, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सफ़र कर रहे हैं। खिड़की से बाहर के खूबसूरत मनाज़र नज़र आ रहे हैं। एथेंस की बिल्डिंग्स, एथेंस की सड़कें, हमारा दरख्त सब नज़र आ रहे हैं और बता रहे हैं कि शहर की प्लानिंग कितनी बेहतरीन अंदाज में हुई है। बहरहाल जी, हम बढ़ रहे हैं एथेंस की पार्लियामेंट की तरफ। हम पार्लियामेंट की इमारत को देखेंगे। अंदर से तो ज़ाहिर हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसके बैरूनी मनाज़र हम ज़रूर देखेंगे और आपको दिखाएंगे। ये हम एथेंस की पार्लियामेंट के सामने पहुंच चुके हैं। ये सामने जो इमारत नज़र आ रही है, ये एथेंस की पार्लियामेंट है और यहाँ पे बहुत से सयाह, बहुत से टूरिस्ट जमा हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स की तब्दीली का एक अमल सरअंजाम दिया जा रहा है। और जो ही ये अमल शुरू हुआ है, देखें लोग रश करके आगे को आ गए हैं और ये मंज़र अब करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आगे बढ़ा हूँ और जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनान की पार्लियामेंट, और यूनान खुद एक तवील जमहूरी तारीख़ रखता है। यूनान की पार्लियामेंट 1844 में शुरू हुई। शुरू में इसमें शहनशाही रंग था, मोनर्की थी इसमें, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पार्लियामेंट अवामी भी होती गई और जमहूरी भी होती गई। और ये हमारे मुल्क की तरह ये भी 2 हाउसेस पे मुश्तमिल है। जिस तरह अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को कौमी असम्बली कहते हैं, यूनान में अपर हाउस को जेरूशिया के नाम से कहा जाता है और जो लोअर हाउस है जिसमें अवामी नुमाइंदे होते हैं उसको द चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ कहा जाता है। इसके 300 मेंबर्स होते हैं जो कि 4 साल की टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं और अपने आइन और अपने हल्फ के मुताबिक खिदमत सरअंजाम देने की कोशिश करते हैं। यूनान की इस पार्लियामेंट ने अपनी अनाटमी के लिए मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल मराहल तय किए हैं और आज ये एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है जो कि 1975 से राइज है। उससे पहले ये मोनर्की डेमोक्रेसी समझी जाती थी और उसके मुताबिक मुआवला चलाए जाते थे, लेकिन आजकल ये एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है और जिसमें एक सदर तमाम मामलात को पार्लियामेंट की मदद से देखता है। बहरहाल जी, ये देखें कि इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। गार्ड्स अपनी ख़ास यूनिफॉर्म में, जो कि एक ख़ास किस्म के जूते इनके स्पेशल हैं, उसके बाद फ्रॉक नुमा इनकी यूनिफॉर्म्स और सर पे सुर्ख टोपियां हैं। बड़ी स्लो, बड़ी आहिस्ता और रोबोटिक सी मूवमेंट के साथ अपनी असाइन करदा जगह पे मौजूद है और ये चार्ज ले रहे हैं और कुछ चार्ज जो देने वाले हैं वो उनको अलविदा कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी ऑफ हो रही है और वो अपनी
ड्यूटी ख़त्म करके वापस जा रहे हैं, जबकि उनकी जगह नए आने वाले गार्ड्स उनकी जगह ले चुके हैं और वो अपने फ़राइज़ अब सर अंजाम देंगे। ये एक रोज़ाना का मामूल है, रोज़ाना की रूटीन है और इसी तरह से गार्ड्स की तब्दीली होती है। नए आने वाले गार्ड्स पुराने गार्ड्स की जगह लेते हैं और पुराने गार्ड्स इस तरह से रुखसत हो जाते हैं जिस तरह आपके सामने हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम भी अब यहाँ से रुखसत होते हैं और अब बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि एक्रोपोलिस है। ये बहुत मशहूर मुकाम है एथेंस का। जो एथेंस में आता है वो एक्रोपोलिस ना देखे तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप लाहौर जाएं, मीनार पाकिस्तान ना देखें। तो ये वो चौक है जहाँ से एक्रोपोलिस की तरफ रास्ता निकलता है। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी तरफ बढ़े, दोपहर का टाइम है और भूख ने हमें तंग किया हुआ है और हमें एक हलाल रेस्टोरेंट, एक टर्किश रेस्टोरेंट का पता चला है और हम अब उसकी फ़ूड एंजॉय करने जा रहे हैं। और ये इसी चौक के दाईं तरफ है और ये देखें खाना लग चुका है। ये खूबसूरत डिश, टर्किश डिश जो हम खा रहे हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं और ये वो किला है, वो एक्रोपोलिस है जिसको हम इस खाने के बाद देखेंगे। ये देखें, ये खिड़की से मैं आपको इसका व्यू करवाता हूँ। बेसिकली एक्रोपोलिस का मतलब है, एक्रो का मतलब है यूनान में द हाईएस्ट पॉइंट और पोलिस का मतलब है सिटी। तो सिटी का ही हाईएस्ट पॉइंट है, तकरीबन 450 फीट सी लेवल से ऊपर है। तो फ़िलहाल हम वापस खाने की तरफ आते हैं, फिर आपको एक्रोपोलिस के बारे में मज़ीद दिखाते हैं। बड़ा टेस्टी, बड़ा मज़ेदार खाना लग चुका है। खाने के बाद साथ ही टर्किश टी है और ये देखें कि इसको मीठा करने का क्या टेक्निक है कि एक स्टिक के साथ वो चीनी जो है, शुगर है, वो चिमटाई गई है किसी तरह से, इसको एडेसिव बनाया गया है और ये जितना आप घुमाएंगे उतना ही ये मीठा होता जाएगा। पाकिस्तान में तो उंगली घुमा के चाय मीठी की जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टिक के साथ चीनी लगा के उसको घुमाया जाता है और चाय आप अपनी हस्बे ज़रूरत मीठी कर सकते हो। जी, तो चाय और खाने से फारिग होने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं एक्रोपोलिस की जानब। ये रास्ते में कुछ रूइंस आते हैं, ये खुदाई में दरियाफ्त हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी सिकंदर आज़म से रिलेटेड चीज़ें भी मिली हैं जो कि महफूज की जा रही हैं, मज़ीद तलाश की जा रही हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इस काम पे लगे हुए हैं और हम दाखिल हो चुके हैं किले के अंदर। ये हम सीढ़ियाँ चढ़ के बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। ये 7.5 एकड़ पर मुश्तमिल एक किला है और जिसमें सयाहों का एक हजूम रहता है हमेशा। एक तवील कतार टिकट काउंटर के सामने होती है और उससे भी तवील कतार एंट्रेंस गेट पे होती है। और यहाँ पे ये देखें, हर किस्म के लोग बड़े शौक़ से आते हैं क्योंकि ये एथेंस का एक बहुत बड़ा सियाहती मरकज़ है और इससे एथेंस को बहुत ज़्यादा इनकम भी होती है। हम काफ़ी बुलंदी पे आ चुके हैं, वो नीचे नशेब में एथेंस सिटी नज़र आ रहा है। ये किला ज़्यादातर सुतूनों पे मुश्तमिल है, अमारात या चैम्बर्स तो नहीं है लेकिन सुतून है। और ईमानदारी से मेरी राय पूछिएगा तो ये सारा कुछ ग्लैमराइज्ड किया गया है। सिर्फ 7.5 एकड़ पर ये एक एक्रोपोलिस है जिसको हज़ारों सयाह रोज़ाना विज़िट करते हैं और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ है, अमन है और ग्लैमर है। इससे कहीं खूबसूरत किले हमारे मुल्क में, लाहौर में शाही किला या शेर शाह सूरी का किला, रोहतास, इतने बड़े, इतने अच्छे इलाके देखने वाले हैं, लेकिन सयाहत में चूँकि यहाँ पे हौसला अफजाई नहीं की जाती तो ये किला तो हमारे इन किलों के सामने बिल्कुल एक बच्चा है, एक बेबी है। लेकिन देख लें कि यहाँ पे कितना रश है और हमारे यहाँ कितनी वीरानी होती है। ये एक अफसोस का भी मुकाम है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। बहरहाल मुझे तो ये एक रूइंस लगे, खंडरात लगे और बिल्कुल एक वो जो आप सुन के जाते हो चीज़ ग्लैमराइज़ की जाती है, उस चीज़ को लेके ये वसीम साहब जनाब फांसी का फंदा लिए खड़े हैं और असगर साहब के लिए जल्लाद बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल को थोड़ा सा जोवियल बनाया जाए, जैसे कि मेरे दोस्त की आदत है। तो इसी तरह हंसते खेलते हम विज़िट कर रहे हैं और अमारात को भी देख रहे हैं और इन सयाहों को भी देख रहे हैं जो इस खंडरात वाली जगह को देख के इतने खुश हैं। और अगर ये हमारा शाही किला देखें और हमारा किला रोहतास देखें तो कितने खुश हों, ये एक तस्वर ही किया जा सकता है। और जैसा मैं कह चुका हूँ पहले भी कि ये किला हमारे इन सियाहती मकामात के मुकाबले में बहुत मामूली है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हुकूमती सरपरस्ती हो, दिलचस्पी हो और इस तरफ हुकूमत का ध्यान भी हो, अमन और तहफ़्फ़ुज़ हो और सयाहत के लिए इस मुल्क को
अट्रैक्टिव बनाने का जुनून हो तो पाकिस्तान इससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन सियाहती मराकज़ पेश कर सकता है, दुनिया को दिखा सकता है। एक्रोपोलिस से नीचे उतरे तो देखा कि ये कुछ जिप्सी लड़कियां सिंगिंग कर रही हैं अपने बैंड के साथ। मंज़र अच्छा लगा तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा फिल्मा लेते हैं। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं एथेंस के स्टेडियम की तरफ। ये वो स्टेडियम है जिसकी एक तारीख़ी अहमियत है क्योंकि यहाँ से ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ। ओलंपिक्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खेलों का मेला है, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। तो ये स्टेडियम एक तारीख़ी अहमियत रखता है जिसमें अब खेलें तो नहीं होती लेकिन इसको एक तारीख़ी विरसे की तरह संभाल के महफूज करके रख दिया गया है। और हम देखते हैं कि वो स्टेडियम अब किस हालत में और किस हालत में सेव किया गया है। और ये रहा वो स्टेडियम जिसकी एक तारीख़ी अहमियत है। एथेंस का ये वो स्टेडियम जहाँ से ओलंपिक्स गेम्स का आगाज़ हुआ था। ये स्टेडियम अपनी शान, अपनी अज़मत और अपनी क़दामत के साथ हमारे सामने मौजूद है। इन्होंने संभाल के रखा है अपना विरसा, और असीम कौमों का यही तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो अपने माजी, अपनी रवायात को संभाल के रखते हैं। दोपहर का वक्त है, शदीद गर्मी है, धूप है, और हम इसका एक एंट्री टिकट लेके इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। और सबसे ऊंचे मुकाम, सबसे ऊंची सीढ़ी पे चढ़ के मैं आपको ये मंज़र दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्टेडियम का सही तरह से व्यू नज़र आए कि ये एथलेटिक ग्राउंड तब किस तरह से बना था और आज तक इसको किस तरह से महफूज किया गया है। और अभी तक इसकी अज़मत, शान, सफाई सुथराई सब कुछ बरकरार है। और यही इन कौमों की तरक्की का राज है कि ये कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होने देते। नेवर गोज़ एस्ट्रे एनीथिंग हेयर। तो ये एक सबक है। ज़ाहिर है सफ़र वसीला ज़फ़र होता है तो हर सफ़र से कुछ सीखना चाहिए। ये वो रिंग्स है जी ओलंपिक्स की जो अलामत है, 5 बड़े आज़मों के 5 दायरे, और उसके बाद ये सारा स्टेडियम। और ये खाली स्टेडियम ही नहीं बल्कि इसके साथ एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जिसमें ओलंपिक्स के मुतल्लिक़ा चीज़ों को महफूज किया गया है। आइए देखते हैं जी। हम अब आ गए इस स्टेडियम से मुल्हिका म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पे सारी पुरानी यादें, उस दौर की तस्वीर और मशालें। ये देखें ओलंपिक मशल मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की, जिस साल ये चलती रही है। एटलांटा ओलंपिक्स इसकी मशल है, बार्सिलोना 92 ये उसकी मशल है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मशाल। यहाँ पे सोवेनियर्स की एक शॉप भी मौजूद है जहाँ पे ओलंपिक्स से मुतल्लिक़ा टी शर्ट्स और दूसरी चीज़ें अवेलेबल है बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे। और ये सारी हर साल का 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स, ये उसकी मशाल है तो हर साल की। और ये इसकी जो परमानेंट है मशाल है वो है, ये देखें, ये भी मुख्तलिफ़ सालों की। लंदन ओलंपिक्स 1948 ये उस वक़्त की मशाल है। और ये सारा हॉल इन्हीं चीज़ों से बना है और ओलंपिक्स की पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है। ये वो पवेलियन है जो खिलाड़ी मैदान में दाखिल होने और वहाँ से वापसी के लिए इस्तेमाल करते थे। ये आप इसकी छत देखें, ये एक पहाड़ है, इसको बाकायदा ड्रिल करके एक टनल सी बनाई गई है और जिसको खूबसूरत लाइटों से मुज़य्यन करके तो इसको एक खूबसूरत लॉबी की शक्ल दी गई है। और यहीं से जो ओलंपिक प्लेयर्स थे वो ग्राउंड में एंट्री लेते थे और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी खेल, अपना गेम दिखा के, परफॉर्म दिखा के वापस आ जाते थे। वो सामने एग्ज़िट है, इसका एग्ज़िट भी है और एंट्री भी है। तो वहाँ से ये लोग खिलाड़ी जो थे वो मैदान में दाखिल होते थे और वहाँ से निकलते थे। ये इसका स्ट्रक्चर देखें, ये एक बाकायदा पहाड़ी को काट के ड्रिल करके तो ये टनल बनाई गई है जो कि एक खूबसूरत पवेलियन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो दोस्तों यूँ एक खूबसूरत और एवर लास्टिंग मेमोरीज़ वाले दिन का इख्तिताम हुआ और मैं अगली सुबह यूनान की एथेंस की खूबसूरत यादें दिल में लिए वतन वापस रवाना हो गया।